जो दिल बड़ा तेरा तो दूर कर जहां के गम तू सारे, दुख सारे मेरे यार मेरे प्यार। बेसिक मेडिकल डाटा। हम लोगों का जो शरीर है उस शरीर को जानने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है बेसिक मेडिकल डाटा। हम लोगों ने देखा वात पित्त कफ, किस तरह से मालूम कर सकते हो वात पित्त कफ कब होगा, किसको वात का दोष है, किसको कफ का दोष है, किसको पित्त का दोष है, ये तुम लोग को मालूम चला। अभी ये जानना है जो कि जिसका वात पित्त कफ सम रहेगा माने इक्वल रहेगा वो हेल्दी है। माइंड बॉडी सोल माने माइंड से दिमाग से शरीर से और चित्त। चित्त क्या होता है? चित्त एक हिंदी वर्ड है। चित्त होता है हमारे अच्छाई, हमारे अंदर जो अच्छाई है, अच्छा करने का मन, अच्छा करने की प्रवृत्ति, उसको बोलते हैं चित्त। तो अगर हमारा वात पित्त कफ तीनों अगर सम रहा, तीनों अगर बराबर रहा तो फिर हम लोग हेल्दी होते हैं। माइंड से, दिमाग से, अकल से, ब्रेन से, बॉडी से और चित्त, इन तीनों से हम लोग हेल्दी होते हैं। ये जो हमारे दिन में एक दिनचर्या होता है, दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, हम लोग सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके अगले दिन सुबह तक क्या करते हैं। एक होता है ऋतुचर्या, गर्मियों के मौसम में हम लोग कैसे कैसे करके दिन बिताते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं। सर्दियों के मौसम में कैसे कैसे दिन बिताते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। एक होता है आहार द्रव्य ज्ञान, माने कब कैसे कहाँ क्या खाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ के बारे में ही वो जो अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह में, इसमें भरा हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में ही भरा हुआ है। तो ये चीज़ कितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग करते हैं हमारी ज़िंदगी को अगर हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड कर दें, 1 2 3 स्टेज में डिवाइड कर दें। देखो हमारे देश में क्या होता है, आजकल हम लोग जब अंग्रेज़ों के संस्पर्श में आके हम लोग अंग्रेज़ बन गए हैं, तब हमारे देश में बोलते हैं 18 साल की उम्र में एडल्ट होते हैं। लेकिन हमारे देश के हिसाब से ऐसा नहीं है। हमारे देश के हिसाब से 13-14 साल के बाद से, मतलब 15 साल की उम्र से वो एडल्ट हो जाता है। और तुम लोग देखोगे पहले ज़माने में जो शादियां भी होती थी ऐसे ही उम्र में होती थी। तो जन्म से लेकर 14 साल तक स्टेज 1, 15 साल से लेकर 60 साल तक स्टेज 2 और 60 साल से ऊपर स्टेज 3। मतलब 14 साल तक वो बच्चा है, 15 साल से 60 साल तक वो जवान है, मतलब जो भी 55 साल का है, 60 साल का है, वो भी अपने आप को जवान समझ सकता है। और 60 साल के ऊपर वो बुढ़ापे की तरफ उसका चलना शुरू हो गया। तो अभी ये जो 3 स्टेज है, इन 3 स्टेज में हम लोगों का शरीर में भी जो हमारी जो प्रकृति है वात पित्त कफ की, ये भी इसी हिसाब से है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में माने 0 से मतलब जन्म से लेकर 14 साल की उम्र तक कफ बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए देखोगे बच्चों को कफ का बीमारी होता है, खांसी का बीमारी होता है, सर्दी खांसी बच्चों को ज़्यादा होता है बड़ों के हिसाब से। बहुत सारा उनका जो म्यूकस होता है, जो कफ होता है, जो नाक से निकलता है, वो भी बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, तो उनका कफ का बहुत प्रॉब्लम होता है। सर्दी खांसी बच्चों को ही ज़्यादा होता है। तो 14 साल की उम्र तक कफ का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद 15 साल से लेके 60 साल तक, जिसको सेकेंड स्टेज बोलते हैं, उसमें पित्त ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, कुछ ये करना है, वो करना है, तो उसमें पित्त ज़्यादा होता है। और 60 साल के बाद वात बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझना है जो कि हम किस उम्र के दहलीज में हैं, किस उम्र के हिसाब से हैं। फर्स्ट स्टेज में है तो हमारा कफ ज़्यादा होना ही चाहिए, नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। और अगर हम लोग सेकेंड स्टेज में हैं 15 साल से 60 साल तक, तो हम लोगों का पित्त ज़्यादा होना ही चाहिए, नहीं है तो गड़बड़ है। और अगर हम लोगों का
थर्ड स्टेज है, उसमें वात ज़्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि वात होने से क्या होता है, जोड़ों में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, ये बुढ़ापे में ही आता है। तो ये एक हमारा शरीर पूरा बहुत साइंटिफिक है, हम लोग साइंटिफिक नहीं है जो हम लोग जान नहीं पाते हैं। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। तो हम लोग फर्स्ट स्टेज में जाते हैं। फर्स्ट स्टेज 14 साल तक, 14 साल तक कम से कम, तो क्योंकि कफ बहुत होता है उसमें, तो कफ को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सोना पड़ता है। तो कम से कम 10 घंटा तो सोना है ही। अब इस 10 घंटे को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। सोचो रात में तुम 8 घंटे सो गए और दिन में 2 घंटे सो गए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ही 14 को हम 3 ग्रुप में बांट लेते हैं। एक तो सोचो 1 साल से लेके 4 साल तक, 1 साल से लेके 4 साल तक कम से कम 16 घंटे सोना चाहिए। 1 साल से 4 साल तक अगर बच्चा 16 घंटे सोएगा तो उसके ऊपर कफ का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हर तरह से फिट रहेगा। 4 से लेके 8 साल तक 12 से 14 घंटे उसको दिन में सोना चाहिए। क्यों 12 से लेके 14? सोचो जी कि जिसका कफ नॉर्मल है वो 12 घंटे सो ले, जिसका कफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो 14 घंटे सो ले, और फिर 8 से लेके 14 साल तक कम से कम 8-9 घंटा सोना चाहिए। वो जो बच्चे होते हैं कफ के प्रॉब्लम के कारण, उनका क्या होता है, अगर नींद अगर कम हुआ तो उनके अंदर क्या आता है, इरिटेशन आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेशन बहुत आता है, थोड़े थोड़े बात में उन लोग चिढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत हाँ इधर क्या ये होगा, ऐसे होगा, ये नहीं वो नहीं, ऐसे रेस्टलेस हो जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, थोड़े थोड़े बात में गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं। अगर ऐसा करता है कोई तो सोचो कफ का प्रॉब्लम है, कफ का दोष है उसका। उसके बाद क्या होता है, डिसोबीडियंस, जिसके मन में ऐसा हो जाता है, जो थोड़े थोड़े बात में चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी का बात नहीं सुनना चाहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, बात बात में गुस्सा करता है, वो सबसे पहला काम क्या करेगा, तुमने उसको बोला ये करो, उसने बोला नहीं करेंगे, डिसोबीडियंस, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, वो वही करेगा जो उसके मन में आएगा। तो ये उसका दोष नहीं है, उसके अंदर का दोष है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है जो कि उसको ये हो गया वो हो गया, उसको ये फूका दो, ये करा दो, वो करा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक काम करवाओ और वो है उसको सुला दो। वो अगर पूरा उसका नींद हुआ तब सबसे पहला चीज क्या होगा, वो बात सुनने लगेगा। उससे क्या होगा, वो उसका कफ उसके कंट्रोल में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, कफ जब कंट्रोल में आएगा तो वो तुम्हारी बात सुनेगा, आज्ञाकारी हो जाएगा, तुम जो बोलोगे वो हंस के करेगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा। तो उसका एक ही चीज़ है, सुला दो उसको, जितना ज़्यादा पाड़ो सुला दो। ये देखा गया है जो कि जिसको कफ का दोष होता है, कफ का अगर दोष हुआ, वो बच्चे लोग बड़े होकर क्रिमिनल बनते हैं, आतंकवादी बनते हैं। इसीलिए अगर किसी का कोई तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है, कोई ऐसा है, उसको सुला दो भैया, तू जिंदगी भर सोता रहे, तो आतंकवादी मत बन, ठीक है। क्रिमिनल मेंटालिटी होता है, क्योंकि उसको वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, डिसोबीडियंट होगा, वो तो बात नहीं सुनेगा। टीचर लोग, माँ लोग, बाप लोग, बड़ा लोग, सब लोग उसके ऊपर नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ होकर उसको गाली देंगे, उसको वो गाली खोर बन जाएगा। वो गाली खाने के सिवा उसको कुछ करेगा नहीं। धीरे 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 वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। फिर बड़े लोग बोलेंगे जो कि हमने तो सब अच्छा किया, बच्चा क्यों खराब हो गया। बच्चा खराब हुआ क्योंकि हमने शायद सब अच्छा नहीं किया। तो ये जो मैंने बताया, जो 14 साल की उम्र तक फर्स्ट स्टेज में, ज़िंदगी के फर्स्ट स्टेज में कफ ज़्यादा होता है। इस समय अगर ज़्यादा सोना नहीं होगा, अगर तुम सोचो जो कि जितना टाइम पढ़ाई करते हो, उसके बाद टीवी देखते रहते हो बहुत घंटे, रात में सूरज डूबने के 2 घंटे के अंदर सो जाना चाहिए। अगर नहीं सो पा रहे हो और टीवी देख रहे हो, तब सोचो जो कि तुम्हारा प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। सुबह क्या होता है, जो कफ का जो टाइम होता है वो सुबह प्रोमिनेंट होता है, सुबह ज़्यादा होता है, तो सुबह नींद ज़्यादा बहुत आता है।
अब तुम सोचो जी कि तुम्हें जल्दी उठना है तो तुम जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, जिससे कि इसीलिए क्या होता है, जो कि अमेरिकन कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ पे बच्चे लोग तो वीडियो गेम्स, टीवी, क्या क्या उनके पास बहुत सारा चीज़ है अपना वक्त बर्बाद करने के लिए। तो उन लोगों में से अगर बोला जाता है जो कि अगर 20 करोड़ अगर सोचो, जो कि 30 करोड़ अगर मतलब टीनेजर्स हैं, या फिर 30 करोड़ अगर बच्चे हैं, उसमें से 30 लाख बच्चे जेल में हैं। या फिर ये जो होता है ना कन्वेंशन कल्चर, मतलब ये जो ऐसा जगह होता है जहाँ पे बच्चे लोगों को, अगर बच्चे लोग बदमाशी करते हैं या कुछ करते हैं उनको ठीक किया जाता है, ऐसा है। वहाँ पे बच्चे लोग जब मर्जी ला के बंदूक ला के किसी को उड़ा दिया। अभी मैं बताता हूँ तुम लोगों को कफ, पित्त, वात हमारे शरीर के कौन से हिस्से में है। हार्ट, दिल, हार्ट से ऊपर कफ। तो देखो कि जिसका भी कफ का दोष होगा उसका हार्ट और हार्ट से ऊपर का प्रॉब्लम होगा। पित्त है हार्ट से लेके नाभि तक, जो भी उसका बीमारी होगा पित्त का, वो हार्ट से लेके नाभि तक होगा। हार्ट से नाभि के अंदर बहुत कुछ है हम लोगों का। और जो वात का प्रॉब्लम होगा उसका नाभि से लेके नीचे तक, ठीक है। तो ये 3 जगह है 3 चीज़ों के लिए, वात, पित्त, कफ के लिए, ठीक है। वात, पित्त, कफ, ठीक है। अभी सोचो जो कफ बहुत बढ़ गया है, बहुत वो कफगिरी कर रहा है, समझ गए, कफगिरी कर रहा है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको तेल से मसाज करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा, जो बॉडी में उसको कफ मतलब बॉडी में उसको तेल से मसाज करना है, ठीक है। दिल पे, यहाँ पे करना है, सिर पे करना है, आँख में, कान में, इन सब जगह में उसको मसाज करने से, क्योंकि देखो कफ का जिसका प्रॉब्लम होता है उसका क्या क्या हो सकता है, हार्ट से ऊपर क्या क्या हो सकता है, सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, दिल का धड़कन का प्रॉब्लम हो सकता है, गले का टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो सकता है, गोइटर का जो गला फूल जाता है, मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, उसका प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है, आँख का कमज़ोरी हो सकता है, कान का कमज़ोरी हो सकता है। ये सब अलग अलग प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं जो कि एक को सब हो जाएगा। जैसे वो बोल रहा है बाप रे बाप, एक को सब नहीं होगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग होगा। फिर किसी का ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका थोड़ा दिमाग ख़राब हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, ये हो सकता है, ENT का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे पीठ में मसाज किया, कान में, आँख में, सिर में मसाज किया। किससे मसाज करना है, अपने जिस जगह में तुम हो उस जगह के हिसाब से। सोचो जो कि साउथ में हो, साउथ में क्या है, बहुत गर्मी है, तो वहाँ पे कोकोनट तेल के तेल से करो। कोकोनट का तेल क्या करता है, ठंडा करता है, कोकोनट का तेल ठंडा करता है। सोचो तुम बिहार और बिहार के बराबर के एरिया में हो, बिहार, बंगाल, इन सब एरिया में हो, वहाँ पे किससे करो, सरसों के तेल से, जिसको लोग कड़वा तेल बोलते हैं, सरसों के तेल से करो मसाज। सोचो तुम पंजाब में हो और ऊपर हो, तुम तिल के तेल से करो मसाज। और तुम लोग देखोगे यहाँ के लोग यही सब तेल खाते हैं। साउथ में जाओगे कोकोनट, नारियल के तेल में ही खाना बनेगा। बिहार, बंगाल और इन सब जगह में जाओगे तो सरसों के तेल से ही बनेगा। पंजाब और ऊपर जाओगे तिल के तेल से बनेगा। तो ये सब चीज़ सब फिक्स किया हुआ है, हमें बस मानना पड़ेगा। और फिर और एक चीज़ है, कफ का जिनको दोष होता है उन लोग ज़्यादा योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये सब ना करें। ये कौन करे, ये करे जिनको, जो पित्त के प्रभाव में है, माने 15 साल से लेके 60 साल के अंदर जितना चाहे योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज सब कुछ करो। कफ के समय इतना मत करो, मतलब ना ही करो तो अच्छा है, जितना थोड़ा बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और जब तुम वात में जाते हो तो थोड़ा कम करो। फिर और एक चीज़ है, आँखों का मसाज कैसे कर सकते हैं, घी से या फिर काजल से, काजल लगा के आँखों का मसाज किया जा सकता है, घी से किया जा सकता है, थोड़ा घी लगा के। इससे क्या होगा, आँखों के अंदर काजल के अंदर कार्बन है ना, कार्बन क्या करता है,
कफ को कम करता है। जिसके अंदर कफ ज़्यादा है वो अगर काजल भी लगा ले उसका कफ में ठीक हो जाएगा। ठीक है, काजल हम लोगों के पास है, काजल लगा लो तो कफ ठीक हो जाएगा। एक सोचो, एक बच्चे को मसाज कर रहे हो, मसाज करने के समय कब तक मसाज करोगे, कितना देर मसाज करोगे? जब तक उसके सर में या किसी शरीर में कहीं पे पसीना ना आ जाए। पसीना अगर आ गया तो मसाज करना बंद कर दो। और मसाज किस तेल से करना है मैंने बता दिया है। तुम अगर बंगाल में हो, बिहार में हो तो तुम सरसों के तेल से करो, कड़वा तेल से मसाज करो। ठीक है, वही कड़वा तेल से अगर तुम साउथ इंडिया में जाके करोगे तो ये हमारी मूर्खता होगी। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना। आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। अभी जो कफ के इन्फ्लुएंस में जो रहते हैं उनको क्या क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ उनके लिए खाने से उनका अच्छा है। दूध, बटर, घी, तेल, मूंगफली, गुड़, ये सब इन लोगों को खाना चाहिए। इनसे खाने से उनका कफ कंट्रोल में रहता है। मैं तुमको कफ के बारे में बता रहा था। कफ जिसको है, कफ की प्रवृत्ति जिसकी है, उसको एक और चीज़ नहीं खाना चाहिए, वो है मैदा। मैदे का बनाया हुआ कोई भी चीज़, मैदा तो खाना ही नहीं चाहिए। मैं देखते हो ना, उसलिए क्या करता हूँ, जब मैं भटूरा बनाता हूँ तो आटा से बनाता हूँ, मैदे से नहीं। या बोलता हूँ, अब बनाता है कि पता नहीं मुझे। फिर नूडल्स जो होता है उसमें कैसा होता है, वो मैदे को बनाते हैं, मैदे को फर्मेंट करते हैं। और फिर ये भी बोला जाता है, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, जो पिग का जो फैट होता है ना, पिग के मीट का जो रस निकलता है उसको उसमें डाला जाता है, डाल के उसको किया जाता है। तो बहुत कुछ होता है। तो नूडल्स फर्मेंट करना पड़ता है, फर्मेंट करके उसको बनाते हैं। बहुत लोग, जैसे चाइना में बहुत लोग हैं, उन लोग फ्रेश नूडल्स बनाते हैं, एकदम सामने बनाते हैं, आटा को ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके उसको फ्रेश नूडल्स बनाते हैं। वो अच्छा है। मैदा को जब तुम फर्मेंट करोगे, मतलब रख दोगे सड़ने के लिए, ब्रेड बन जाएगा वो। मतलब क्या, ब्रेड नहीं खाना है। उसके बाद बहुत सारा आजकल ब्रेड निकलता है जो व्हीट, मतलब आटा का ब्रेड है, वो ठीक है, ब्राउन ब्रेड जो होता है। लेकिन सफ़ेद ब्रेड जो है वो अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पे हमारे देश के बच्चों के लिए, या फिर जिनको कफ का प्रॉब्लम है उनको ब्रेड नहीं खाना है, नूडल्स नहीं खाना है। आटा नूडल्स अलग बात है, हम देखते हो आटा नूडल्स मंगाते हैं, आटा नूडल्स अच्छा है। उसके बाद नहाना चाहिए, नहाने से भी कफ कम होता है। मैं देखते हो ना, मैं बोलता हूँ 2-2 बार करके नहाओ, सुबह भी नहाओ, शाम को भी नहाओ, उससे कफ कम होगा। ये सभी के अंदर होता है, सब बच्चों के अंदर होता है, 14 साल के, किसी का कम ज़्यादा होता है लेकिन सबके अंदर होता है। उसके बाद जो चना का आटा खाओ, सैंडलवुड जो होता है, चंदन का जो लकड़ी होता है, उसका पाउडर से अपने लगाया जा सकता है। फिर आटा, जो व्हीट का आटा होता है, गेहूं का आटा होता है, वो मसूर का आटा, मूंग दाल का आटा, ये सब अच्छा है। अगर पकोड़ा बनाना है तो मसूर का या मूंग दाल के आटा से बना सकते हैं, बेसन से नहीं या मैदा से नहीं। फिर साबुन भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि साबुन कास्टिक सोडा से बनता है और कास्टिक सोडा शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? मिट्टी से कर सकते हैं, थोड़ा दूसरा कोई चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है जिससे तुम अपने शरीर को साफ करके रख सकते हो। या फिर ऐसा कर सकते हो जो कि हर रोज़ साबुन ना लगा के, हमें याद है हम लोग बचपन में हर रोज़ साबुन नहीं लगाते थे, हमको अभी भी याद है। पता नहीं कितने एक आध दिन के बाद नहाते थे हर रोज़ अच्छी तरह से। हम लोग को मम्मी बोलती थी अच्छे से घिस घिस के नहाओ, जब भी नहाओ तो बहुत घिस के, सब जगह घिस के अच्छी तरह से नहाओ। तो साबुन इतना नहीं लगाते थे हम लोग शरीर में। मैं अपने मुंह में थोड़ा साबुन लगाता था लेकिन इस शरीर में नहीं लगाते थे, इसीलिए मुंह का रंग उड़ जाता है मेरा। तो उसके बाद कफ का जिसका इन्फ्लुएंस होता है, जिसका कफ का दोष होता है, उसका इमेजिनेशन पावर बहुत होता है। वो यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत कुछ सोच सकता है। तुम उसको छोटा सा चीज़ दो, वो उस छोटे चीज़ में पता नहीं कितना बड़ा बड़ा सोच लेता है। ऐसा उसको तुम बता दो जी कि राम ने सीता को लेने के लिए तीर धनुष को तोड़ा,
वो उसमें पूरा सब कुछ देख लेगा, वो खुद राम बन जाएगा या फिर खुद ऐसा करेगा, खुद एक धनुष को ले लेगा। उसका क्रिएटिविटी बहुत होता है, और जिसके अंदर ये चीज़ होता है वो अच्छा भी होता है, क्योंकि मेरे अंदर था। मैंने उसको क्या किया, डेवलप किया। मैंने उसको वेस्ट नहीं किया। अपने अच्छाइयों को जो आगे ले जाता है वही अच्छा बनता है। अपने अच्छाइयों को जो मार देता है, जिसको उससे शर्म आता है, वो टपक जाता है। हम लोग बचपन में हम पोएम्स लिखते थे। हमको तो याद है जो कि हम 9th या 10th में मैंने एक पोएम लिखा था, एम्पायरियन, इंग्लिश में एम्पायरियन मैंने 7वां आसमान, 7वां जन्नत, 7th हेवन। उसको यूएसए के एक पोएम कंपटीशन में उसको सिलेक्ट किया गया था। उन लोगों का एक एंथोलॉजी होता है, उसमें उसको सिलेक्ट किया था। तो मैं कितने कम उम्र से मैंने पोएम लिखना शुरू कर दिया था इंग्लिश में। तो अपने क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करना है। तुम क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके खराब रास्ते में भी जा सकते हो। तुम्हारा मन खराब भी हो सकता है, और तुम उसको इस्तेमाल करके अच्छे रास्ते में जा सकते हो। ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर अच्छे इंसान हो तो तुम क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके अच्छा बनोगे। तुम अगर बुरे इंसान हो तो तुम बुरा बनोगे। इसीलिए देखना जी कि बच्चे लोगों को बहुत कार्टून फिल्म और स्टोरीज बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पे वो स्टोरी जो बहुत देर तक चलता है। हम ही कुछ बच्चे लोगों को जानते हैं जिन लोग एक सीरियल को एकदम देखते रहते हैं, एकदम उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ये इन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी है। ठीक है, इसीलिए देखना लोग हैरी पॉटर को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हैरी पॉटर में ये जादू है, इसके बाद क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा होगा, बहुत कुछ है। अब इसी क्रिएटिविटी को तुम अपने अच्छाई में भी ला सकते हो। अच्छाई में लाओगे तो तुम कहानियाँ लिखो। तुम्हारे अंदर इतना क्रिएटिविटी है, तुम कहानी लिखो। तुम इतना कुछ देखते हो, जानते हो अपनी ज़िंदगी से, अपने कहानी बैठ के लिखो। जितना बड़ा बड़ा कहानी, जितना तुम्हारा इमेजिनेशन जा सकता है, लिखो कहानी।